हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो जो सोच रहे हैं कि हमें 2025 देना है, या जिन्होंने जैब 2024 दिया होगा बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो अब अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप बहुत ही सही जगह आए हैं। जाएं और सबसे पहले हमारे इस गाइडली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर 2025 एग्जाम्स के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो बिल्कुल ही स्क्रैच से चीजों को सीखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। आपके पास बहुत टाइम है, मई जून में आपका एग्जाम होता है, और मैंने ये आपके लिए स्ट्रेटजी भी बनाई है, और नो ऑल अबाउट जैब एग्जामिनेशंस का भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि कितने बार जैब एग्जाम्स के पेपर होते हैं, कितने आप अटेम्प्ट्स दे सकते हो, कितने आपके यहाँ पर पैसे लगते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो। ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपका ये जो जैब एग्जाम है साल में 2 बार होता है, राइट। तो अभी हम मई जून वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2025 के, क्योंकि 2024 का तो खत्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेश स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जैब एग्जाम्स 2025। तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेगा, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो नए हैं, जिन्होंने पहले से अटेम्प्ट दिया है, उन्हें पता है कि कितने पेपर्स आते हैं। बट जो बिल्कुल ही नए हैं, एज अ फ्रेशर, उन्होंने बैंक ज्वाइन किया है एंड नाउ मतलब दे सोच रहे हैं कि चलो हम जैब एग्जाम देंगे, तो उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। तो आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है IEIFS, ठीक है। दूसरा होता है PPB, तीसरा है AFM, एंड लास्ट वन इज द RBWM। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इन चारों में कितने चैप्टर्स होते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए प्रिपरेशंस करना। तो 45 चैप्टर्स आपके IIFS के होते हैं। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस टेक्निकल आते हैं। तो जब भी आप पढ़ते हैं IIFS को, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डीप नॉलेज रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। ध्यान से पढ़ना जरूरी है, अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपको, तभी जाकर आप IIFS को क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरा PPB आता है। PPB वन ऑफ द लेंथीएस्ट है आपके चारों कंपोनेंट में। लेंथी बोल रही हूँ, टफ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो 55 चैप्टर है, लेंथी है बट बहुत इजी है। इसको हम टफ के कैटेगरी में नहीं लेंगे। अगर मैं जैब एग्जाम देती तो मेरे लिए PPB बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें आप जो भी डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशंस करते हो, जो भी एथिक्स होते हैं बैंक्स के, इन सारी चीजों के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। तो काफी आसान है बट लेंदी है, अगेन लेंदी है। AFM की बात करूं तो AFM में आपके 35 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन ये आसान किनके लिए होता है? उनके लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। लेकिन अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि बहुत टफ नहीं है कि आप इसको कर नहीं पाओगे। 35 चैप्टर है, आसानी से कर पाओगे, जिसमें से मैं बता रही हूँ आपको 20 से 25 ही चैप्टर होंगे जो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। AFM आराम से आप क्लियर कर लोगे। RBWM में टोटल 26 चैप्टर होते हैं, और सबसे शॉर्ट है और सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग है ये। अगर आपने मेरा नो ऑल अबाउट जैब एग्जामिनेशंस के एजेंडा देखे होंगे, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको उसमें भी बताया है कि ये जो RBWM है काफी आसान होता है, और बहुत ही इजीली अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं आपके, तो आपका ये जो RBWM है ना, उस वक्त आपको बचा लेगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर देखिएगा कि मैंने क्या क्या बताया है, ताकि आपके लिए ये वाला जो मैं हाउ टू प्रिपेयर जैब एग्जाम्स 2025 जो है थोड़ा सा आसान हो जाए समझना। तो ये स्कोरिंग है, लोग लाइटली लेते हैं इसको, बट मैं आपसे कहूंगी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यही आपकी नैया पार कराने वाला है एग्जाम में। अच्छे से पढ़ना है। 26 चैप्टर है, जिसमें से मैं आपको बता दूं 17 से 18 ही चैप्टर होंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, और ये आपके डे टू डे जो आपका बैंकिंग ऑपरेशंस होता है उसके रिलेटेड ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट, चारों के बारे में मैंने बता दिया कौन सा कैसा है। नाउ इट्स टाइम टू नो कि हम ये जो हमारे सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या पासिंग क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि अगर आप पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर जान जाएंगे ना तो आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि यहाँ पर हमको टॉप नहीं करना है। मैं यहाँ पर UPSC का पेपर देने नहीं आई हूँ कि मुझे टॉप करना है और मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। यहाँ पे मुझे क्वालिफाई करना है, और ये खुद
इनका पासिंग क्राइटेरिया बताता है। अगर आप IIBF के वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको वहां पे सारे क्राइटेरिया बताता है। तो उसी में से मैंने ये पासिंग क्राइटेरिया निकाला है, जिसमें वो कहते हैं कि मिनिमम जो आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए 100 में से 50 आने चाहिए। ठीक है, 50 मार्क्स आपको लाने हैं बस, फुल लाने के लिए इन्होंने नहीं कहा है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या होता है, इसमें निगेटिव कोई भी मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तीसरा, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है, सिंगल अटेम्प्ट है, यानी कि आप सिंगल अटेम्प्ट में इस पेपर को अगर दे रहे हैं, तो आप देखिए अगर जैसे आपके ये 4 पेपर हैं, 4 कंपोनेंट है, पीपीबी में मान लीजिए 46 आ गए, आपको AFM में आ गए 45, IIFS में आ गए आपके 55 और इसमें आपको आता है RBWM में 50। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल एग्रीग्रेट होगा ना, अगर 50% बन के आ रहा है तो भी आप जैब एग्जाम क्वालिफाई हो। वैसे मिनिमम क्राइटेरिया 50 है, लेकिन आपको 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको 50 मार्क्स तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर मैं एग्रीग्रेट कर दूं ना चारों का, सिंगल अटेम्प्ट की बात हो रही है, अगर एग्रीग्रेट 50% बन के आ रहा है तो भी आप एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हो। दूसरा, मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी 2 पेपर में क्वालिफाई पास कर जाते हो, ठीक है, बाकी अगर 2 पेपर आपका रह जाता है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम को, तो आपको इन दोनों यानी RBWM IAFS देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो 2 आपके पेपर रह गए हैं यानी PPB और AFM, उसी का आप एग्जाम दोगे। तो कितना आसान है, यहाँ पर कुछ भी ऐसे बहुत टफ नहीं है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस काफी टफ होते हैं, एक बार अगर आप नहीं कर पाते हो क्वालिफाई तो अगेन वापस से सारे सब्जेक्ट्स देने होते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्वालिफाई करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, बस ऐसा लाना है कि आपको पास भी कर जाना है, सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाए और साथ के साथ आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट भी हो जाए। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, IEIFS को हम, उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, आपका PPB का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। AFM का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड RBWM होता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट है, जिस चारों के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि सिलेबस को कैसे कवर करें। मैम आपने बता दिया कि आपको अकाउंट्स में 35 चैप्टर्स हैं, यानी AFM में 35 चैप्टर आने वाले हैं, PPB में 55 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको कैसे पढ़ूं, कैसे कवर कैसे करना है। अब मैं बता दूं, अभी चल रहा है नवंबर, ठीक है, आपका पेपर होने वाला है मई टू जून का साइकिल है, काफी टाइम है आपके पास, अभी आराम से आप पढ़ सकते हैं। अगर हर दिन आप 1-1 घंटा भी अपने टाइम का निकालते हैं, आई नो आप सभी जॉब करते हैं और बहुत ही, बैंक्स का जॉब तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि आपको काफी लंबे टाइम तक काम करना होता है, बट उसके बाद घर आके किसी का भी मन नहीं करता पढ़ने का। लेकिन अगर आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। तो 1 घंटा अगर आप हर दिन आज से देने लगे तो मई जून तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओगे इस एग्जाम के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना, जल्दी जल्दी करते हैं हम चीजों को, हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते और एग्जाम को वापस से फिर रह जाता है हमारा पेपर। लेकिन आज से ही, अगर अभी से ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे तो कितना आसान हो जाएगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। साल में 2 बार आता है, इजी है मेरे लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मेरा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा, मैंने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं। अब इन चारों सब्जेक्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट होगा मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल A है, मॉड्यूल B है, कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इसको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से कंपोनेंट का कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा जिससे मार्क्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे उस मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। जैसे मान लीजिए मॉड्यूल A इंपॉर्टेंट है, अब मॉड्यूल A में मेरे को पता है कि चैप्टर नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मेरे को प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। अगेन जब इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल गया, फिर मैं ये देखूंगी कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मुझे टॉपिक पता चल जाएगा, देन यू आर गुड टू गो, आप आराम से फिर इसको कवर कर पाएंगे, आराम से उसको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ के उसमें 10-12 आप MCQ कर पाएंगे। तो अब तो ये बात हुई कि मैं सिलेबस को ऐसे समझ के सबसे पहले एनालाइज करके फिर पढ़ूंगी।
अब बात आती है कि ठीक है, मुझे मॉड्यूल पता चल गया, चैप्टर पता चल गया, टॉपिक पता चल गया, कौन से बुक से पढ़ना है, कौन से बुक को यहाँ पे रिफर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपसे IE एंड IFS, यानी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका दुख दर्द, तो इस दुख दर्द में कौन कौन सा जो है आपको बुक पढ़ना है। कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड मैकमिलन को बुक आती है, IIBF से सजेस्टेड ये बुक है। आपको शक्ल भी यहाँ पर दिख रही होगी, ताकि आप लोग कोई और बुक ना खरीद लो, इसको आप ले ले और इससे जितने भी आपके चारों मॉड्यूल है इसी से पढ़े। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए ए मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, निकालिए मैकमिलन की बुक, मॉड्यूल ए को उठाइए और ए से जितने भी मॉड्यूल ए में चैप्टर्स हैं, जैसे 1 मान लीजिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, सारे के सारे चैप्टर्स को रीड कर जाइए। और भी टाइम नहीं है तो इसमें आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, वो तो मैं आपको बताऊंगी, मैं तो आपको गाइड करूंगी ही यहाँ पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस उसको जाके पढ़ लेना है। एग्जाम आपका बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, चारों के लिए आपका एक स्टैंडर्ड मैकमिलन बुक आता है, आपको उसी को रेफर करना है और उसी से आपको सब कुछ पढ़ना है। ये बात हो गई बुक की। अब आप कहोगे मैम इतना कुछ बता रहे हो तो ये भी बता दो ना कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन सा मुझे पढ़ना है। चलिए थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं आपकी। यहाँ पर मॉड्यूल ए की बात कर लेते हैं। इससे पहले सॉरी मैं ये बताना भूल गई कि IIFS में सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा होता है। तो अगर आप प्रीवियस एनालिसिस किया होगा, आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा, तो मॉड्यूल डी ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सबसे पहले मॉड्यूल डी से स्टार्ट करती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1/3 जो मेरा पेपर है इसी से आने वाला है। तो मैं मॉड्यूल डी के जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे को मैं कवर कर जाती। तो आपको भी इसी तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें आपको जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, उस मॉड्यूल को उठाना है, उसको पढ़ना है। तो 1 by 1 करके आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने सारे चैप्टर्स का नाम आपके लिए लिखा है। वीडियो को पॉज करके सारे चैप्टर्स का नाम आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल ए का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 है। अगेन आप नीचे आएंगे तो चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे मॉड्यूल बी में हम आते हैं। मॉड्यूल बी में आप देखेंगे हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो यहां पर आप देखिए चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और यहाँ पे चैप्टर नंबर 18, ये 3 आपके मॉड्यूल बी में इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल सी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो मॉड्यूल सी में आप देखेंगे 20 से लेकर के 24 तक, ये जो आपके 4 है ना, जो आपके मॉड्यूल्स, सॉरी जो 4 चैप्टर्स हैं आपके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल सी में। अब हम आते हैं मॉड्यूल डी, जिसके वेटेज की बात की जा रही थी कि बहुत ज्यादा इसका वेटेज है। कौन कौन से चैप्टर आते हैं? 30 नंबर चैप्टर हो गया, 32 आ गया यहाँ पे, 35 से लेकर के 39 तक ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं इसके, जरा आप देखेंगे यहाँ पर 43 नंबर चैप्टर्स एंड 45 नंबर चैप्टर। तो ये आपका IIFS में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। हम क्या करेंगे? मॉड्यूल डी को सबसे पहले उठाएंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको मॉड्यूल डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वेटेज भी इसका ज्यादा होगा। तो हम सबसे पहले मॉड्यूल डी उठाएंगे, फटाफट इसको कवर करेंगे। ठीक है, फिर हम मॉड्यूल बी, सी, ए करेंगे। आगे चलते हैं, पीपीवी की बात कर लेते हैं। तो सेम मैंने जैसे आपको IIFS में बताया वैसे ही पीपीवी में आपको मैकमिलन की बुक पढ़नी है, सारे के सारे चैप्टर्स। इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस में देखा होगा आपने, तो चैप्टर ए, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों से आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीपीवी में देखने को मिलते हैं। मैंने बोला था ज्यादा लेंथी नहीं है, इसमें आपको बेसिक बैंक्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आप जरा देखेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे मॉड्यूल ए की बात हो रही है। चलिए दूसरे मॉड्यूल पे चलते हैं। तो दूसरे मॉड्यूल में यानी कि अगेन मॉड्यूल ए की ही बात हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 12 से लेकर के 14 तक ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और नीचे आइएगा तो 19 से 21 तक ये तीनों आपके चैप्टर्स नंबर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मॉड्यूल बी पे। तो मॉड्यूल बी में आप देख पाएंगे आपका चैप्टर नंबर 22
देन आपका 24, देन 25 एंड इसके अलावा यहाँ पर 28 एंड 29। अभी आपके पास काफी टाइम है, आप इस पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। जिसको मैं गोल गोल रेड कर रही हूँ या जहां ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, हाईलाइट कर दिया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल बी में अगेन आप आएंगे तो आपका देखेंगे 32 चैप्टर नंबर जो 32 है। चैप्टर 32 के बाद आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 35 पे। फिर 35 आपका इंपॉर्टेंट है, 32 इंपॉर्टेंट है एंड 35 से लगातार आपका जो 37 नंबर तक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल बी में। फंक्शंस ऑफ बैंक की बात है। इसके बाद हम मॉड्यूल सी पे आएंगे तो मॉड्यूल सी में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 42, चैप्टर नंबर 44, चैप्टर नंबर 46, 47, चैप्टर नंबर 49 एंड 50। ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी थोड़ा सा छोटा है। मॉड्यूल डी में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको मॉड्यूल डी को सारे को कवर करना है, ठीक है। ये था आपका पीपीबी। नाउ अब हम आते हैं एएफएम पे। तो एएफएम में आप देखेंगे मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो अब हम यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक के सारे मॉड्यूल ए में इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है मॉड्यूल ए का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको कवर करना है। मॉड्यूल बी में आएंगे, इसमें आपको ज्यादा बड़ा चैप्टर्स नहीं है, एएफएम में 35 तो चैप्टर्स ही हैं आपके पास। तो चैप्टर नंबर 13, 14 आपका इंपॉर्टेंट है, देन 16 इंपॉर्टेंट हो रहा है एंड देन आपका 18 नंबर चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। मॉड्यूल सी में आ जाते हैं। मॉड्यूल सी में काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 19, 20 है, देन 22 है आपका, देन 24 है आपका, 26 है एंड 28 है। तो ये आपके मॉड्यूल सी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको कवर करना है फ्रॉम मैकमिलन बुक। अब हम आएंगे मॉड्यूल डी में। तो मॉड्यूल डी में आप देखेंगे ये 31 से 34 तक जितने भी चैप्टर्स है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बढ़िया से सबके कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ लेने हैं फ्रॉम मैकमिलन बुक और इसके एमसीक्यूज आपको लगा लेने हैं। अब बारी आती है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम चैप्टर्स की बात करें तो काफी छोटा है ये चैप्टर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं चैप्टर मॉड्यूल ए की बात करूं तो कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी की बात करूं तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका चैप्टर नंबर 16 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल सी में आते हैं तो मॉड्यूल सी में आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 21। ये तीन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। मॉड्यूल डी में आएंगे तो मॉड्यूल डी का आपको चारों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चारों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें एडिशनल रीडिंग्स भी है। मटेरियल किस पे, होम लोन पे। मैं आपसे कहूंगी एडिशनल से इस बार भी आपने देखा होगा क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो कभी कभी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो जब मुझे पता है कि इसमें सबसे ज्यादा वेटेज मॉड्यूल बी एंड डी का और इससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसको ना कवर करके इसको क्यों करूं कवर। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको मॉड्यूल बी में देखने को मिल जाएंगे होम लोन से रिलेटेड, तो सारी चीजें उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये 4 मॉड्यूल्स जो एडिशनल है पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक नंबर के लिए आई डोंट थिंक कि ये इतना भी बेनिफिशियल है कि एक नंबर के लिए आप इस चारों चैप्टर्स को पढ़ो। हाँ, मैकमिलन की बुक में लास्ट में आप देखेंगे सारे चैप्टर्स में 5-5, 6-6 एमसीक्यूज दिए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर रिविजन हो जाए। दैट्स इट। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स और चारों कंपोनेंट के आपके मॉड्यूल्स थे। अब मैं यहाँ पर हमेशा की तरह एक हेल्पफुल टिप्स आपको देना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कैसे पढ़ाई करती। तो मेरे पढ़ने का तरीका होता कि सबसे पहले मैं सबसे इजीएस्ट वाले को उठाती। तो कौन सा है सबसे इजी, तो आरबीडब्ल्यूएम सबसे इजी है, 26 चैप्टर भी है और स्कोरिंग भी है। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ती, पढ़ के थोड़ा अच्छा फील होता, खुश हो जाती, अरे वाह बहुत इजी है जैव एग्जाम। उसके बाद इसी के फ्लो में मैं जो सबसे टफ है मेरा IAFS उसको कवर कर लेती। जब ये कवर हो जाता देन मैं पीपीबी, क्योंकि पीपीबी थोड़ा सा ये भी आसान है, इसी का बड़ा भाई है, इसी का बड़ा वर्जन है। आरबीडब्ल्यूएम का बड़ा वर्जन इज अ पीपीबी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पीपीबी को देन अगेन प्रोसीड करती। चाहे तो आप पीपीबी पढ़ सकते हो और चाहे अगर कॉमर्स वाले हैं तो आप एएफएम पढ़ सकते हो। दोनों का सेम ही है, दोनों में से कोई भी आप पहले पढ़ सकते हो। स्टिल ये डिपेंड करता है आप पे।
मैं होती तो मैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को पहले खत्म करती और उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे जैसे थोड़ा बीच में हार्ड वाला पढ़ती, फिर उसके बाद जो मॉडरेट लेवल वाला आता फिर मैं मॉडरेट की तरफ भागती। ठीक है, तो ऐसे एक टेक्निक होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जो हम बना के पढ़ाई करते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं इस टेक्निक को, जिससे आपको हो सकता है एग्जाम्स में हेल्प भी मिल जाए। अब आपके पास काफी टाइम है गाइस, नवंबर है, मई जून में आपका पेपर है। आपको क्या करना है, आज के आज अभी इसी वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक स्टडी प्लान बना लेना है। स्टडी प्लान जब आप बनाएंगे आपको उसमें लिखना है टाइम टेबल, हर दिन 1 घंटे दीजिए, एक ही कंपोनेंट पढ़िए, एक ही कंपोनेंट का एक ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आप 1-1 घंटे का आप प्लान बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें, पढ़े, स्टडी करे, एक्ट करे। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, जब तक आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी एग्जाम्स को लेकर कि मई में आपका एग्जाम है, नवंबर में कैसे पढ़ना है, दिसंबर में कैसे पढ़ना है, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में कौन सा मुझे क्वेश्चन देखना है, क्या करना है फरवरी में, मार्च में मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अप्रैल, क्योंकि आपके पास यही कुछ 4-5 महीने रह गए हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाओगे। क्योंकि अप्रैल, मई और जून ये जो 3 टाइम होता है ना, अप्रैल का मिड ले लो, ये बड़ा ही वैसा पैनिक वाला टाइम होता है। आप उस समय आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और अभी ना आपके पास बहुत काम माइंड है क्योंकि एग्जाम्स थोड़ा दूर है, तो अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि जैब के बाद फिर आपका कैब भी आता है, तो अगर आपको कैब में कैब क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आप जैब तो क्वालिफाई करो। और अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाओगे, डिसिप्लिन नहीं रखोगे, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एग्जाम्स को क्वालिफाई करना। तो आई होप आपको ये जो प्रिपरेशंस के प्लान है थोड़े से आपको हेल्प करे जब आप अपना प्लान बनाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन चीजों की मिलेगी। और हम आपकी हेल्प करने के लिए जैब 2025 का कोर्स लेकर आ रहे हैं, बहुत ही सून इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितने भी शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं हम प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में चीजों को पढ़ाऊंगी, बहुत सारे एमसीक्यूज भी यहाँ पर करेंगे। तो अगर किन्हीं को भी हमसे जुड़े रहना है तो जरूर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पता चले कि कब हमारा जो है कोर्स लॉन्च हो रहा है 2025 का। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे जरूर बताएं, हम उसको जरूर देखेंगे। इसी तरीके से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।